हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास का 9वीं क्लास का पार्ट नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो बच्चे टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीएसएसटी में इस चैप्टर में से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर पर लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। देखिए ये हिटलर का चित्र है। ठीक है। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ी और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस चीज़ से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। यह युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के लिए विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के बाद जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध तो आपको पता है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और जो दूसरा विश्व युद्ध था ये 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है। इस पूरे युद्ध में जर्मनी ने एक संधि की थी। ठीक है। और उस जर्मनी के ऊपर एक जबरदस्त संधि को थोपा गया था जिसमें जर्मनी की हार हुई थी। ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऑश्विट्ज़ क्या है? देखिए एक तरीके से वहाँ पे लोगों को, जैसे वॉशरूम होता है ना, उस तरीके से एक कत्ल खाना बनाया गया। वहाँ पे उसमें जहरीली गैस भर दी जाती थी और उसमें साथ में जो लोग थे उनको एक साथ उसके अंदर धकेल दिया जाता था। तो इससे वहाँ पे जो लोग
हज उनको सभी को वहाँ पे मौत, मतलब जब वो दम घुटने से वहाँ पे उन लोगों की मौत हो जाती थी। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? हम बात करते हैं वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये मैंने आपको बताया था, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ठीक है, इन्होंने क्या लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका पृथ्वी विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो अमेरिका पृथ्वी विश्व युद्ध में 1917 में वो शामिल हुआ था। साम्राज्यवादी जर्मन की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइबर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग, यानी कि जो जर्मन की जो संसद थी उसको राइक्सटैग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों से सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह एक नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर कठोर संधि थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक संधि थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया था। यानी कि देखिए, जो वर्साय में जो जर्मनी के ऊपर जो ये संधि थोपी गई थी, इस संधि के लिए उन्होंने जो वाइमर गणराज्य था, ठीक है, उसको ही जिम्मेदार ठहराया था। इस संधि की वजह से देखिए, जो जर्मनी थी, जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, ठीक है, और अपनी आबादी का 10% आबादी और जो उसकी 13% भूमि और 75% जो उसका लौह भंडार था, ठीक है, उसमें 26% कोयला भी था, जिसमें फ्रांस, पोलैंड और लिथुआनिया को उसके हवाले करने पड़ा। और साथ ही साथ जो जर्मनी थी, जर्मनी की ताकत उसकी सेना थी, ठीक है, तो और मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया। तो इस कारण देखिए, जो भी वहाँ पे शायद और उसके पास में जर्मनी के ऊपर इसके बावजूद भी 6 अरब पाउंड का जो था वो जुर्माना लगाया गया। ठीक है, तो इस सारे अपमान के लिए उन्होंने जो ये वाइमर संधि हुई थी उसको ही इसमें वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था।
वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। देखिए यहाँ से डीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर के अपराधी किनको कहा गया था। तो नवंबर के जो अपराधी है उनमें आपके समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट के जो लोग थे वो शामिल थे। ठीक है। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा। देखिए खंदक क्या होता है? खंदक होता है जब सैनिक युद्ध के लिए लड़ने जाते हैं ना, तो युद्ध के मोर्चे पर उनके सैनिकों के छिपने के लिए जो गड्ढे खोदे गए होते हैं उनको खंदक बोला जाता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सम्मान करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गई। जब हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी, तानाशाहों और व्यापक जन समर्थन मिलने लगा, उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। देखिए जो राजनेता थे और जो लोग प्रचार करते थे वो ये कहते थे कि उन्होंने ये कहा था कि जो लोग खंदकों में रहते हैं ना उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो सच्चाई कुछ और ही थी। ठीक है। जो लोग युद्ध में लड़ने गए थे या जो लोग खंदक में सैनिकों से छिपने के लिए रहते थे उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम राजनीतिक रेडिकलवाद, अमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पोर्ट्स लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोड नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पोर्ट्सकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क, दिसंबर में 9,88,000 60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गईं, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। देखो ये एक चित्र दिखा रखा है, इसमें लोग बाग क्या है, रात को सोने के लिए कतार में खड़े हैं। जिनके पास घर नहीं होता था वो लोग इस तरीके से रात में लाइन लगा के अंदर जाने के लिए खड़े होते थे। जर्मन नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। अति मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब कीमतें बेहिसाब, मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है। यानी कि जब
कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अति मुद्रास्फीति का नाम उसको दिया जाता है, यानी कि जो वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉफ्स योजना अपनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया, ठीक है। यानी कि देखिए, जो मतलब जर्मनी को संकट से किसने निकाला था, अमेरिका ने निकाला था। तो कौन सी योजना अपनाई थी, वो योजना अपनाई थी डॉफ्स योजना, ठीक है। और डॉफ्स योजना में क्या होता है कि इसमें आर्थिक संकट से दूर करने के लिए जो भी उसको हर्जाना देना होता था ना, तो उसकी जो शर्तें होती थी उसको दोबारा से लागू किया जाता था। मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये शेयर बाजार है अमेरिका का, जिसे हम वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 के तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से अपना पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए हुए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का उन्मूलन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनके मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब कीमत की वजह से परेशान था। युवाओं का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिर था और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। अब हम बात करते हैं हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। देखिए, जो हिटलर का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में हुआ था।
रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और मजदूरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। देखिए जो हिटलर है, हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था और वो क्या बना था, वहाँ पे उसने फौजी में वो भर्ती और उसने उस एक कॉर्पोरल बना था वो, ठीक है। और वो क्या करता था, लोगों को संदेशवाहक का काम किया था, यानी कि उस लोगों को संदेश एक जगह दूसरी जगह संदेश वो पहुंचाता था। और उसे बहादुरी के लिए, ठीक है, उसे बहादुरी के लिए तमगे का मतलब होता है मेडल भी उसको मिले थे। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। देखिए जो ये नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी ना, पहले इस पार्टी को जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा जाता था, ठीक है। और फिर जब जर्मनी ने जब हिटलर ने इसकी सदस्यता हासिल कर ली तो उसका नाम उसने बदलकर क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और ये नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बाद में इसको नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीति खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ी ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। महामंदी के दौरान नाज़ी ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन सांसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनावों में 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और 37% वोट इसको मिले थे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के लिए प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा, ठीक है। देखिए जो हिटलर था, जो जब वो भाषण देता था तो उसके अपने भाषणों में वो लोगों को यही आश्वासन देता था कि मैं जो लोग बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और जो नौजवान लोग हैं उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है। और जो उनके साथ में जो वर्साई में जो संधि हुई है, जो नाइंसाफी हुई है, उसके बाद वह जर्मनी की जो प्रतिष्ठा खो गई उसको वापस वो दिलाएगा, ठीक है। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की थी, ठीक है। यानी कि जो हिटलर है, जब वो रैलियां करता था तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते थे, ठीक है। और तो इससे वो बताता था कि लोगों में जो है वो एकता का भाव है। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था, ठीक है। यानी कि जो लोग उसका प्रचार करते थे उसको एक मसीहा बताते थे कि जो हिटलर है वो मसीहा है, ठीक है। और उसने लोगों को, और उसके जो प्रचारक थे उन्होंने लोगों के सामने हिटलर को इस तरीके से पेश किया कि वह उसका मतलब उसका एक अवतार हुआ है और वह लोगों को तबाही से बचाएगा। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। देखिए जब लोग परेशान होते हैं, ठीक है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार रहेंगे, तो लोगों को उम्मीद लगती है ना कि जो कोई है जो उन्हें
रोजगार देगा, ठीक है, और उनकी जो देश का जो प्रतिष्ठा जो चकनाचूर हो गई है उसको वो वापस दिलाएगा। तो ऐसे ही हिटलर था, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र का विध्वंस, ठीक है। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया। देखिए, यानी कि जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933, 30 जनवरी 1933 को वो जर्मनी का चांसलर बन गया था। और यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, ठीक है। जैसे यह जो लोग सरकार चलाते हैं उसमें जो मंत्रिमंडल होता है उसमें जो उनका चांसलर का जो पद होता है वो सबसे शक्तिशाली पद होता है। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू किया, ठीक है। मुझे सबसे पहले क्या किया कि लोग जो उसकी संस्थाएं थी उन्हीं संस्थाओं को उन्होंने क्या किया, उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए उसने निलंबित कर दिया। देखिए, ये जो इसमें ना ये क्वेश्चन अभी आया था जो आपका 2024 फरवरी में जो आपके पेपर हुए थे फाइनल टर्म के, उसमें ये आया था कि ये डिक्की, ये फायर डिक्की क्या था, या अग्नि अध्यादेश क्या था, ठीक है। तो अग्नि अध्यादेश ये उसने कब किया था? 28 फरवरी 1933 को किया था। और इसमें उसने क्या किया था, लोगों के जो अधिकार थे, ठीक है, जिसमें लोगों के बोलने की आज़ादी, प्रेस करने की और सभा करने की जो आज़ादी थी, ये अधिकार उसने छीन लिए थे। किसने? हिटलर ने, ठीक है। तो इसलिए इसको अग्नि अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। वाइमर संविधान ने इस अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले डस्टिलफर्ड शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाई नहीं किया, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनवेलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। अब ये कहा था कि जो विशेष अधिकार अधिनियम क्या था, इस विशेष अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 3 मार्च 1933 को लागू किया गया था। और इसमें जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई थी, ठीक है। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि जो संसद थी, एक तरीके से संसद को उसने ख़त्म ही कर दिया, और जो भी काम करेगा उसे हिटलर एक अध्यादेश लेकर आएगा, ठीक है, और उसके जरिए ही सारे काम किया जाएगा। नाज़ी पार्टियों से जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए उसने क्या किया, जो हिटलर था उसने पूरी अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि पूरा देश, और जो न्यूज़ वाले होते हैं वो भी, और जो सेना और जो न्यायपालिका है उस सब पे किसका नियंत्रण हो गया? हिटलर का नियंत्रण हो गया, क्योंकि जो संसद थी उसको भी उसने साइड में कर दिया था। एक तरीके से जो वहाँ पे जो लोकतंत्र था उसको उसने क्या किया? ख़त्म कर दिया। और साथ में जो मीडिया की जो आज़ादी होती है बोलने की, वो सारी भी उसने वो पहले ही ख़त्म कर दी थी। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दी धारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गैस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक आधार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। देखिए उसने मतलब फिर उसने एक ऐसी संस्थाएं आयोजित की जो उसके कहे अनुसार कार्य करें, ठीक है। गैस्टापो के यंत्रणा गिरोह में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गिरोह में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निक्षेप शासन का अधिकार प्रदान कर लिया। अब हम बात करते हैं पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हाल्मर साक को
सौंपी थी। यानी कि क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से कि जो हिटलर था, हिटलर का शास्त्री कौन था? अर्थशास्त्री था हाल मार। ठीक है। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वैगन इस परियोजना की देन थी। विदेशी नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में उसने मिला लिया। एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? ये हिटलर ने ही दिया था। और इसके आड़ में उसने क्या किया? जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया एक अलग देश था, उसको इसने क्या किया? जर्मनी में इसको मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन काबियों से ऐसा लग रहा कि देश की नीयतें पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एक एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना जर्मनों को नाकों चने चबा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी पर का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। पर यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। ठीक है। तो हिरोशिमा पर और हिरोशिमा और नागासाकी दो ये जापान के शहर थे जिस पे अमेरिका ने बम गिराया था। ठीक है। और अमेरिका कब शामिल हुआ था? ये जब हिटलर ने अमेरिका के जो ठिकानों पर उसने जब बमबारी शुरू कर दी थी। पर्ल हार्बर पर उसने जापान ने हिटलर ने मतलब उस पर अमेरिका के पर्ल हार्बर जगह पर उसने बमबारी की थी। उसके बाद से ही जो अमेरिका है वो दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया था। दूसरे विश्व युद्ध के संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। ये युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। देखिए यहाँ से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो हमारा ये चैप्टर रह गया है आगे का। ठीक है। अगर यहाँ तक का आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।